आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बहुत बात होती है कि वो प्रदूषण का हल है। पर क्या वो सच में हरी हैं? इस सवाल का जवाब उतना सीधा नहीं है। और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें ऊर्जा और हमारे संसाधनों की पूरी कहानी समझनी होगी। वो कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं और उनकी असली कीमत क्या है। आज की हमारी इस पड़ताल का आधार है एक विज्ञान की किताब का अध्याय। इसमें भूमि और सूर्या नाम के दो बच्चों की कहानी है जो अपनी दादी यानी अज्जी के पास गांव गए हैं। कहानी बहुत सरल लगती है, पर इसके जरिए हम उन जटिल सवालों की तह तक पहुंचेंगे जो हमारी मॉडर्न जिंदगी की नींव है। बिल्कुल। आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, बल्कि ये देखेंगे कि वे आपस में कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बीच की जो एक धुंधली सी लकीर है, उसे पहचानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी हर एक पसंद का, हर चॉइस का असर इस धरती पर कैसे पड़ता है। तो चलिए कहानी के साथ शुरू करते हैं। जी, चलिए इस कहानी के किरदारों के साथ संसाधनों की इस पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है गांव की साफ हवा से। अज्जी बच्चों को गहरी सांस लेने को कहती हैं। ये एक बहुत ही सुकून देने वाला सीन है। पर ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। हम हवा को उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, उसे फ्री मानकर चलते हैं। हाँ, पर इसकी कीमत तो तब पता चलती है जब शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स लाल हो जाता है। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि हवा का ये जो संतुलन है, जिसमें करीब 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी गैसें हैं, ये बहुत नाजुक है। अच्छा। हाँ, हम अक्सर सिर्फ ऑक्सीजन की बात करते हैं, पर नाइट्रोजन भी उतनी ही जरूरी है पौधों के लिए। और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी, जिसे हम विलेन समझते हैं। हाँ, वो तो पौधों के लिए भोजन है। बिल्कुल। ये एक पूरी सिम्फनी की तरह है, जिसमें एक भी साज बिगड़ा तो पूरा संगीत बिगड़ जाता है। और जब यही हवा चलती है तो वो पवन ऊर्जा बन जाती है। किताब में बच्चे फिरकी बनाते हैं, जो एक मजेदार खेल है। हम सबने बनाई है बचपन में। हाँ। लेकिन इसी के पीछे पवन चक्की का सिद्धांत है। हाँ। भारत में तो जैसलमेर और मुपंडल जैसे इलाकों में हजारों पवन चक्कियां हैं। ये तो साफ ऊर्जा का एक बेहतरीन उदाहरण लगता है ना। हाँ, एक हद तक तो है। पवन चक्कियां चलते समय प्रदूषण नहीं करती, ये सच है। लेकिन हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी। मतलब? एक पवन चक्की बनाने में सैकड़ों टन स्टील, कंक्रीट और फाइबर ग्लास लगता है। इन्हें बनाने और फिर अपनी जगह पे पहुंचाने में भारी मात्रा में, आप सोचिए, जीवाश्म ईंधन जलता है। अच्छा। तो ये कार्बन न्यूट्रल नहीं है। इनका एक कार्बन डेप्ट होता है जिसे ये अपनी जिंदगी में धीरे धीरे चुकाती हैं। अरे वाह, ये तो एक नया नजरिया है। हाँ। मतलब कोई भी समाधान एकदम सही या गलत नहीं होता। बिल्कुल। और हवा की तरह ही एक और चीज है जिसे हम मानकर चलते हैं, जब तक कि सुबह नल में पानी ना आए। पानी। हाँ, पानी जिसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। बिल्कुल। कहानी में अज्जी बच्चों को पौधों में पानी डालना सिखा रही हैं ताकि एक बूंद भी बर्बाद ना हो। ये एक छोटी सी आदत है, पर इसके पीछे का विज्ञान बहुत बड़ा है। हम सुनते हैं कि धरती का 70% हिस्सा पानी है, तो लगता है कि अरे पानी की क्या कमी है। पर असलियत असलियत चौंकाने वाली है। वो कैसे? आप ऐसे सोचिए, अगर दुनिया का सारा पानी 100 लीटर का एक ड्रम है, ठीक है। तो उसमें से 97 लीटर से ज्यादा तो खारा पानी है, समंदर का। बचा हुआ 2.5-3 लीटर मीठा पानी है। सिर्फ 2.5-3 लीटर? हाँ, लेकिन उसमें से भी ज्यादातर ग्लेशियर्स और बर्फ के रूप में जमा है। हमारे इस्तेमाल के लिए, मतलब नदियों, झीलों और जमीन के नीचे सिर्फ आधा चम्मच पानी ही उपलब्ध है। क्या? सिर्फ आधा चम्मच? ये सुनकर तो सच में डर लगता है ना? तब तो भारत की पुरानी जल संरक्षण की तकनीकें, जैसे बावड़ियां, वो और भी जरूरी हो जाती हैं। वे सिर्फ जरूरी नहीं, वो इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। मैं एक बार राजस्थान की चांद बावड़ी देखने गया था। वो सिर्फ एक कुआं नहीं है। मैंने तस्वीरें देखी हैं, बहुत खूबसूरत है। वो जमीन के अंदर बनी एक उल्टी पिरामिड जैसी 13 मंजिला इमारत है, जिसमें 3500 सीढ़ियां हैं। ये डिजाइन पानी के वाष्पीकरण को कम करता है और ये सुनिश्चित करता है कि साल भर पानी अवेलेबल रहे। आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी उस डिजाइन को देखकर हैरान रह जाते हैं। सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता है जिसे हम भूल गए हैं। बिल्कुल। तो पानी और हवा के बाद कहानी हमें ले जाती है ऊर्जा के सबसे बड़े, सबसे असली स्रोत तक, सूरज। अजी धूप में मिर्च सुखा रही हैं, जो एक बहुत ही आम घरेलू दृश्य है, लेकिन ये दिखाता है कि सूरज की शक्ति कितनी कितनी सीधी और सरल है। और कितनी गहरी भी।
असल में ये जो जीवाश्म ईंधन है जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं, कोयला, पेट्रोल। हाँ, ये लाखों साल पुरानी सौर ऊर्जा ही है जो रासायनिक रूप में जमा हो गई है। एक मिनट, ये कैसे? जब पौधे और सूक्ष्म जीव मरे तो उनकी जैविक सामग्री में बंद कार्बन जमीन के नीचे दब गया। लाखों साल के दबाव और गर्मी ने इस कार्बन को कोयले, तेल और गैस में बदल दिया। तो जब हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल जलाते हैं तो हम असल में डायनासोर के युग की धूप को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है। मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था कि पेट्रोल जलाना मतलब लाखों साल पुरानी धूप का इस्तेमाल करना है ना दिलचस्प? बहुत। तो फिर सोलर पैनल तो सीधे सीधे आज की धूप का इस्तेमाल हुए। हाँ, ये सीधे आज की धूप को बिजली में बदलते हैं। लेकिन यहाँ भी वही पवन चक्की वाली बात आती है। सोलर पैनल बनाने के लिए हाई ग्रेड सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, चांदी और दूसरे खनिज चाहिए। इनकी माइनिंग और पैनल बनाने की प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। तो यहाँ भी एक ऊर्जा ऋण है जिसे चुकाने में पैनल को कुछ साल लग जाते हैं। मतलब कोई भी चीज मुफ्त नहीं है, प्रकृति में भी नहीं। और सूरज की ऊर्जा का एक और रूप है जंगल, धरती के फेफड़े। हाँ, कहानी में अज्जी बच्चों को जंगल ले जाती हैं और यही कहती हैं, ये सिर्फ एक कहावत है या इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है? नहीं, इसका बहुत गहरा वैज्ञानिक आधार है। पेड़ प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के जरिए हमारे छोड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और बदले में हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा। अमेज़न के जंगल को इसीलिए लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि वो दुनिया की करीब 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। लेकिन जंगल सिर्फ ऑक्सीजन फैक्ट्री नहीं है। वे बादलों को आकर्षित करते हैं, बारिश करवाते हैं, बाढ़ को रोकते हैं। वे एक पूरा इकोसिस्टम है। और इसी इकोसिस्टम को बचाने के लिए भारत में चिपको आंदोलन हुआ था। किताब में इसका जिक्र है, पर मैं इसके बारे में और जानना चाहूंगी। ये सिर्फ पेड़ों से चिपकने की कहानी तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। ये कहानी है सामुदायिक शक्ति की। 1970 के दशक में उत्तराखंड के चमोली जिले में सरकार ने जंगल के पेड़ों को काटने का ठेका एक खेल का सामान बनाने वाली कंपनी को दे दिया। गांव वालों, खासकर महिलाओं को पता था कि जंगल कट गए तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी मवेशियों, लकड़ी और पानी के लिए जंगल पर ही निर्भर थी। और फिर उन्होंने क्या किया? जब ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने पहुंचे तो गौरा देवी नाम की एक महिला के नेतृत्व में गांव की महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं। सच में? हाँ, और कहा, पहले हमें काटो, फिर हमारे पेड़ को। उनकी हिम्मत देखकर ठेकेदारों को वापस लौटना पड़ा। इस एक घटना ने पूरे देश में पर्यावरण को लेकर एक नई चेतना जगा दी। ये सुनना ही रोंगटे खड़े कर देता है। और ये आंदोलन दुनिया भर में इको फेमिनिज्म का प्रतीक बन गया। एक अकेली महिला और उसके साथ कुछ और महिलाओं ने पूरी व्यवस्था को चुनौती दे दी। कमाल है। अब कहानी आगे बढ़ती है और बच्चे अज्जी के साथ बगीचे में मिट्टी तैयार कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सामान्य काम लगता है, पर मिट्टी सामान्य नहीं है। 1 इंच उपजाऊ मिट्टी बनने में प्रकृति को 500 से 1000 साल लग जाते हैं। इतना समय? जी। ये चट्टानों के टूटने, जैविक पदार्थों के सड़ने और अनगिनत सूक्ष्म जीवों की मेहनत का नतीजा है। और इन्हीं चट्टानों से हमें खनिज मिलते हैं। अच्छा, खनिजों की बात आई तो एक हैरान करने वाली बात किताब में लिखी है कि हमारे मोबाइल फोन में सोना, चांदी और तांबा होता है। ये सच है? बिल्कुल सच है। एक औसत स्मार्टफोन में सोना, चांदी, प्लैटिनम, टंगस्टन, कोबाल्ट ऐसे दर्जनों खनिज होते हैं। अरे! ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन सर्किट बोर्ड को काम करने के लिए जरूरी हैं। तो एक तरह से हम सब अपनी जेब में एक छोटी सी खदान लेकर घूम रहे हैं। और इन खनिजों को निकालने के लिए असली खदानों में जमीन को खोदा जाता है, जिसमें बहुत पानी और ऊर्जा लगती है। बिल्कुल। ये तो एक पूरा जाल है। फोन बनाने के लिए खनिज चाहिए, खनिज निकालने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा ज्यादातर जीवाश्म ईंधन से आती है। हम फिर घूम फिर कर वहीं आ गए। हाँ, यही तो सिस्टम थिंकिंग है। कोई भी चीज अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ा है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब हमारी आधुनिक दुनिया को चला रहे हैं, गाड़ियों से लेकर फैक्ट्रियों तक और हमारे घरों की बिजली तक। लेकिन ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें सिर्फ खर्च हो रहा है, जमा कुछ नहीं हो रहा। और यहीं पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, पर इनका सही मतलब क्या है? क्या नवीकरणीय का मतलब ये है कि हम इन्हें जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे? ये एक आम गलतफहमी है।
नवीकरणीय का मतलब है कि प्रकृति इन्हें हमारी जिंदगी में दोबारा बना सकती है। जैसे सूरज की रोशनी रोज आती है, या एक जंगल जिसे अगर सही से संभाला जाए तो वो बढ़ता रहता है। ये एक बैंक अकाउंट की तरह है जिसमें सैलरी आती रहती है, लेकिन अगर हम सैलरी आने से ज्यादा तेजी से खर्च करेंगे तो अकाउंट खाली हो ही जाएगा ना। और अनवीकरणीय वो एक लॉकर में रखी पुश्तैनी जायदाद की तरह है। वो सीमित है, एक बार आपने उसे इस्तेमाल कर लिया तो वो हमेशा के लिए खत्म। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, खनिज, धातुएं, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। इन्हें बनने में लाखों साल लगे हैं और हम इन्हें कुछ 100 सालों में ही खत्म करने पर तुले हैं। अब कहानी का अंत आता है। बच्चे शहर लौटते हैं और उन्हें हवा में फर्क महसूस होता है। उनकी माँ इलेक्ट्रिक वाहनों का जिक्र करती हैं और यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू हुई थी। हाँ, तो इस पूरी बातचीत के बाद क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां समाधान है? वो समाधान का एक हिस्सा हो सकती हैं, पर वो अपने आप में पूरा समाधान नहीं है। क्यों? अगर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करने वाली बिजली कोयला जलाकर बन रहे पावर प्लांट से आ रही है, तो हमने प्रदूषण को सिर्फ गाड़ी के साइलेंसर से हटाकर पावर प्लांट की चिमनी पर शिफ्ट कर दिया है। सही बात है। समस्या वहीं की वहीं है, बस हमारी नजरों से दूर हो गई है। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, हमारा जीवन प्रकृति के इन खजानों पर टिका है। चाहे वो सूरज की धूप हो जो लाखों साल पहले पौधों में जमा हुई थी, या वो कोबाल्ट जो हमारे फोन की बैटरी में है। बिल्कुल, और इसीलिए इनका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना बहुत जरूरी है। हाँ महात्मा गांधी की एक बहुत मशहूर बात है हाँ कि यह धरती हर किसी की जरूरत पूरी कर सकती है, पर किसी एक का भी लालच नहीं। आज के समय में ये बात और भी ज्यादा मायने रखती है। हाँ। हमें जरूरत और लालच के बीच का फर्क समझना होगा। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हाँ हमने इलेक्ट्रिक वाहनों की बात की और समझा कि बिजली कहाँ से आती है ये जानना कितना जरूरी है, पर इस सवाल को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। उस गाड़ी की बैटरी का क्या होगा जब वो खराब हो जाएगी? उन बैटरियों में बहुत जहरीले और कीमती धातु होते हैं। अगर हमारे पास उन्हें सही तरीके से रिसाइकिल करने का कोई मजबूत सिस्टम नहीं है, तो क्या हम आज की प्रदूषण की समस्या को कल के लिए एक नए तरह के जहरीले कचरे की समस्या में तो नहीं बदल